नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। 56 दिन हो गए बहनों भाइयों, लेकिन अभी तक भारत की सरकार और किसान यूनियन के बीच किसी भी प्रकार की सहमति बनते हुए नहीं दिख रही है। इस कारण से ये आंदोलन लगातार बड़ा और भीषण होता जा रहा है और अब गणतंत्र दिवस बिल्कुल नज़दीक है। किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि गणतंत्र दिवस के दिन वो आउटर रिंग रोड यानी दिल्ली सीमा के बाहर और आसपास बड़ी तादाद में लाखों किसान भाई ट्रैक्टर के साथ अपना मार्च निकालेंगे। आज ये उम्मीद की जा रही थी कि 11वें राउंड की बात के बाद कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई स्थितियां निकलेंगी ताकि ये आंदोलन समाप्त हो। लेकिन आज भी सरकार और किसानों के बीच घंटों चली बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। 11 चक्र की शिखर वार्ताओं के बाद भी इस मसले का समाधान न निकलना ये एक बेहद चिंता का विषय है। किसी भी राज्य में, किसी भी देश में इतने लंबे वक्त तक जब कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और अनरेस्ट और असंतोष होता है तो समाज और सरकारों के लिए भी ठीक नहीं माना जाता है। सरकार को भी चाहिए कि वो 2 कदम आगे बढ़कर इसको समाप्त कराने की दिशा में पहल शुरू करे। यह देश बहुत दिनों तक इस तरह के आंदोलन अफोर्ड नहीं कर सकता है। हमारे समक्ष आने वाले वक्त में अगर यह आंदोलन इसी प्रकार बढ़ा तो खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थितियां बिगड़ सकती हैं, समाज में असंतोष फैल सकता है। लंबे समय तक इस तरह के आंदोलन चलने देने का औचित्य क्या है? सरकार को इस बारे में विचार करना ही पड़ेगा। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, 2 महीने से, यह कोई सामान्य आंदोलन नहीं है। यह एक असामान्य, बेहद संगठित और अपने परिणाम तक पहुंचने वाला आंदोलन है। मैंने अपने जीवन काल में इस प्रकार का संगठित आंदोलन नहीं देखा। पहली बार मैं अपने जीवन काल में इस तरह का संगठित आंदोलन देख रहा हूं, जो एक काज के लिए, एक मुद्दे को लेकर संगठित है, शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद इस आंदोलन को सरकार डिगा नहीं पाई। तमाम कोशिशों के बावजूद इस आंदोलन को इच्छा भी नहीं खराब कर पाई। कई राजनीतिक दल भी इसमें लगे थे, लेकिन उसके बावजूद यह आंदोलन इंटैक्ट है, पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है और पहले से कहीं ज्यादा जन समर्थन वाला है। आप अगर गाजियाबाद, टिकरी या सिंधु बॉर्डर का दौरा करें तो आप देखेंगे स्थानीय जनता बड़ी तादाद में किसान भाइयों की सेवा कर रही है, उनके आंदोलन का हिस्सा बन रही है, उनको फैसिलिटेट कर रही है। यानी जन समर्थन भी उनके साथ है, तभी यह आंदोलन खड़ा हो पाया है। और यह आंदोलन पहला आंदोलन है भारत का जो फेसलेस है। इसका कोई लीडर नहीं है, इसका कोई एक नेता नहीं है, इसका कोई एक ग्रुप नहीं है। यह 400-500 किसान संगठनों का एक सामूहिक आंदोलन है जो फेसलेस है। मैंने अपने जीवन में इस तरह का आंदोलन नहीं देखा। यह आंदोलन ऐसा है जो भारत सरकार को यह बात समझनी पड़ेगी कि उन्हें अब इसके परिणाम देने हैं। शिखर वार्ताओं के जरिए, कमेटियों के जरिए या फिर बेनतीजा वार्ताओं के जरिए इस तरह के आंदोलनों को समाप्त नहीं किया जा सकता। नाउ इट इज क्लियर। सरकार को इसमें अब समाधान के प्रयास की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी इस मसले का समाधान निकलेगा। क्योंकि किसानों की सिर्फ 2 मांग है, खेती से जुड़े 3 कानून रद्द करो और एमएसपी को लेकर एक नया कानून बनाओ, एमएसपी गारंटीड करो। इज इट पॉसिबल? क्या यह संभव है? और क्या भारत की सरकार ऐसा करेगी? आज भारत की सरकार ने यह जरूर कहा कि वो कानून को 1-2 साल रद्द करने, 1-2 साल के लिए स्थगित करने को तैयार है। एक कमेटी बने और वो कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसको देखेंगे। तो स्थगन तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, तो भारत की सरकार ने कोई नया प्रस्ताव इनको नहीं दिया है किसानों को। आज स्थगन तो है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि यह मामला हमारे और सरकार के बीच है, इसमें कोर्ट का कोई काम नहीं है। इसलिए कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी के समक्ष किसान जा भी नहीं रहे। अच्छी बात क्या है कि किसानों और सरकार के बीच संवाद अभी कायम है, लेकिन यह कब तक चलेगा?
2 महीने इस कड़कड़ाती ठंड और महामारी के बीच तमाम किसान भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। जो चले गए वो लौट कर नहीं आने वाले हैं। हमने अपनों को खोया है। तो सरकार का कर्तव्य क्या बनता है? आगे आइए, किसानों को मनाइए, उनके हित के काम कीजिए और इस आंदोलन को समाप्त कराइए। यह असंतोष देश के लिए ठीक नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, देश के सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। पहले से ही हम एक जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था के गिरावट के दौर से गुजर रहे हैं, हम कृषि में किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था में गिरावट को बर्दाश्त करने की स्थिति में यह देश नहीं है। यह कड़वा सच है। तो सरकार को भी उदारता दिखाते हुए एक कदम आगे बढ़कर इस पूरे प्रकरण के समाधान और पटाक्षेप की तरफ बढ़ना चाहिए कि अब बहुत हो गया, इनफ। 2 महीने से स्थितियां जिस प्रकार की बिगड़ी हुई हैं, इस देश में दूसरी ही बहस चल पड़ी है। क्या हम अपने किसान भाइयों को एक समाधान नहीं दे सकते? क्या हम उनकी बात नहीं सुन सकते? और क्या अगर वो इस कानून को नहीं चाहते हैं तो इसको लागू करने की जिद क्यों सरकार इसको जबरदस्ती लागू करना चाहती है? किसानों का कहना है यह बिल उनके इंटरेस्ट में नहीं है, तो फिर यह बिल किसके इंटरेस्ट में? इससे किसको फायदा हो रहा है? क्या यह एग्रीकल्चरल रिफॉर्म है? कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति है, या फिर कुछ चंद मुनाफाखोर प्राइवेट सेक्टर के कारपोरेट्स का फायदा? यह भी स्थिति क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस बार धान खरीद में उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो निश्चित तौर पर बड़ा निराशाजनक है। 1886 रुपए एमएसपी का धान प्रति कुंटल उत्तर प्रदेश में 800, 900, 1000 रुपए प्रति कुंटल बाहर मंडी में बेचने को किसान मजबूर हुआ है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई मदद नहीं की। किसान बिलखते रहे, मंडियां बंद कर दी गई। प्रतिदिन अखबारों में खबरें आ रही, चैनलों पे खबरें आ रही हैं। तो क्या सिस्टमैटिकली मंडी खत्म की जाएंगी? एमएसपी किसानों को नहीं मिलेगा? और अगर प्राइवेट सेक्टर खरीदना चाहता है तो ओके, वेलकम करिए, लेकिन यह इंश्योर करे सरकार, कानून बने कि वो एमएसपी की दर पे खरीदेंगे। अगर सरकारी मंडी 1800 में खरीद रही है, प्राइवेट वाला कहेगा 1900 रुपए में हम खरीदने को तैयार हैं, तो सरकारी मंडी किसान जाएंगे नहीं, प्राइवेट को दे देंगे, सरकार तरस जाएगी खरीदने को। इस प्रकार के कानून बनाइए ताकि किसानों के हित सुरक्षित हों, किसानों के काम सुरक्षित हों, उनके फसल की वाजिब कीमत मिले, ताकि वो घाटे की खेती से उबर के अपना और हमारा आपका जीवन बेहतर करें। इस मसले का समाधान बेहद आवश्यक है। अब इस मामले को खींचना, इस देश में इस आंदोलन को गति देना, बढ़ावा देना और असंतोष की उत्पत्ति के लिए होगा। लिहाजा सरकार को ठोस पहल की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कुछ बयान सुने आप, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। लंच के बाद मिनिस्टरों ने बोला कि हम इस कानूनों को, 3 कानूनों को एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के में दे के 1.5 साल के लिए इनको स्थगित कर देते हैं और एक कमेटी बना देंगे। वो कमेटी डिसाइड करेगी इन कानूनों का फ्यूचर फिर। और हमने कहा कि ठीक है, हम आपकी इस प्रपोजल के ऊपर सोचेंगे। कल हम अपनी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग करेंगे और परसों फिर मीटिंग होगी, हम उसको जवाब देंगे। मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਰੱਦ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਨੇ। 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। अगली मीटिंग कदों बुलाएगी है जी? ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ परसों ਨੂੰ। काल तो 500 संगठन है। तो हो नहीं सकता। फुल डे इसलिए दे लिया। कमेटी है, छोटा कमेटी, मीडियम कमेटी, 500 की कमेटी, सबसे चर्चा करके हम परसों आके हमारा जवाब देंगे। अच्छा, तो मेन सर आपका ये होल्ड वाले पे ही आप लोग कमेटी कल जो है डिसीजन लेंगे? होल्ड के ऊपर ही हम सरकार 1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। तो
क्या समाधान निकालने के लिए वाकई में ठोस और गंभीर पहल हो गई है, या फिर अब बात मान सम्मान प्रतिष्ठा की, या फिर सरकार के इकबाल की आ गई है, या फिर इसमें कोई मसला आपसी ईगो का भी है? इन सभी मसलों पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर मनोज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, सर्वेश द्विवेदी जी आरएसएस से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रधर्म पत्रिका के डायरेक्टर भी हैं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं, प्रभाकर पांडे कांग्रेस से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं और हरनाम सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन से, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, भाई जब किसान तैयार नहीं है, 11 चक्र की वार्ता हो गई, समाधान नहीं निकल रहा है, तो ये जिद क्यों कि ये कानून लागू ही करेंगे? देखिए ब्रजेश जी, मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए कि जब ये वार्ता शुरू हुई थी, आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद और आज 11वें चक्र की वार्ता तक सरकार लगातार अपने प्रस्तावों पर संशोधन करने को तैयार है। जैसे 4 मुद्दे थे, उसमें 2 सरकार ने मान लिए थे, पराली वाला और बिजली बिल वाला, और 2 पर जो गतिरोध था उसमें भी सरकार लगातार पीछे हट रही है और किसानों के सम्मान के लिए उनकी मंशा के अनुरूप हम लगातार संशोधन करने की बात कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आज जो सकारात्मक संदेश आया वो ये आया कि सरकार ने कहा कि 1.5 साल तक, 1-1.5-2 साल तक हम इसे होल्ड पर करने को तैयार हैं, जो ये किसान का जो 3 कानून है, और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने को तैयार है कि हम होल्ड पर रखेंगे। तीसरी बात यह है कि किसान संगठनों का, मैं अभी टेलीविजन पर देख रहा था कि नेताओं का भी सकारात्मक है और उनका भी कहना है कि हम लोग भी एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, सरकार भी पीछे हट रही है, तो एक मीटिंग पॉइंट है, और जिस मीटिंग पॉइंट पर किसानों के हितों की सरकार चिंता करेगी और रक्षा करेगी। चौथी बात यह है कि सरकार लगातार कह रही है, और ये सत्य भी है, कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकार, उसमें किसानों का बड़ा हिस्सा और किसानों की ही सरकार है ये, क्योंकि ये सरकार 2013-14 की तुलना में 19-20 में कृषि बजट में 6 गुना इसने बढ़ोतरी करी। तो ये किसानों की हित की सरकार ये बात समझने में आपको 56 दिन लग गए? सरकार, ये किसानों की सरकार है, ये समझने में 56 दिन लग गए आपको? देखिए, गतिरोध इस तरह का है कि जो संसद के द्वारा पारित कानून है, जिसमें सारे दलों की सहमत और जनता के द्वारा चुने हुए सांसद हैं, उनके द्वारा ये अगर ऐसे ही वापस कर लिए जाएंगे तो लोकतंत्र का भविष्य खतरे में होगा। एक आंदोलन की बात नहीं है, तो ये अहंकार की लड़ाई है। इसका मतलब कि हमारा कानून कैसे वापस होगा? सुनिए, संसद की गरिमा का भी ख्याल रखना होता है। वहां पर 136 करोड़ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप भी ध्यान रखना पड़ता है कि लोकतंत्र की डिमांड क्या है, संसद की गरिमा का डिमांड क्या है, तो देश के संविधान की स्थिति क्या है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के किसानों के हित में सरकार काम कर रही है। ओके, उदयवीर सिंह जी, लोकतंत्र की गरिमा को ध्यान में रख के इन्होंने ये कानून पास किया, और अब 56 दिन के बाद इन्हें ये बात समझ में आ गई कि सरकार तो किसानों ने चुनी है, लेकिन चूंकि लोकतंत्र की गरिमा का सवाल है, संसद से कानून बना, इसलिए कैसे? मतलब ब्रजेश जी, 2 मिनट मुझे भी चाहिए होंगे। संसद की गरिमा का तो हाल ये है कि जब ये बिल राज्यसभा में पास हुए तो ये आरोप लगा कि बहुमत न होने के बावजूद पद का दुरुपयोग करते हुए ध्वनि मत से ये बिल पास करा दिए गए। तो इससे ज्यादा शर्मनाक लोग संसद की गरिमा के लिए कुछ हो सकता है? जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हो कि सदन अव्यवस्थित है और आपने हल्ला करके बिल पास करा दिए, तो इसकी बात चर्चा ही न करें, थोड़ी भी अगर लिहाज हो लोकतंत्र का। तो पहली बात। दूसरी बात, सदन के अंदर तमाम विरोधी दल इसके खिलाफ थे। आपकी पार्टी का बहुमत तो बदलने वाला है नहीं। जो निर्णय लिया है ये तो पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने लिया है, बाकी लोग तो दलीय अनुशासन में मानेंगे ही। तो पार्लियामेंट का बहाना तो न लगाएं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे नहीं याद कि 2 दुश्मन देशों में भी भारत ने अपने किसी दुश्मन देश से भी 11-11, 12-12 राउंड की वार्ता की हो लगातार। ये तो अपने नागरिक हैं, अपने नागरिक हैं, इनसे आप 11-12 राउंड समय बाय कर रहे हैं आप। और इस दौरान हुआ क्या है? अगर सरकार किसानों की है, जैसा हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये किसानों की सरकार मानते हैं, उन्हें खालिस्तानी क्यों कहा? उनके बारे में क्या क्या गलत शब्द प्रयोग किए गए, कैसे कैसे आरोप लगाए गए? आराम करिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। इतने किसानों की मृत्यु हुई जी।
क्या इतने किसानों की मृत्यु हुई, क्या संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए कोई भारत सरकार का मंत्री रहा? कोई मुआवजा देने का मन बनाया सरकार ने? यह उत्सव बनाने वाली सरकार है। तो आपको क्या लगता है कारण क्या है कि ये कानून क्यों लागू करने की जिद है? देने के लिए कहा हमने ये जिद क्यों है कि ये कानून लागू ही होगा? आपको क्यों ऐसा लगता है? दुनिया जानती है। नहीं, देखिए, दुनिया जानती है। कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको होल्ड करिए, वरना हमको होल्ड करना पड़ेगा, तब भी होल्ड नहीं किया। आज दूसरी सुनवाई में, तीसरी सुनवाई में प्रस्ताव आया है, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हो गए, कोर्ट की बात करते हैं। ओके, ऑलराइट। प्रभाकर पांडे की बात करते हैं। कांग्रेस के दुनिया जानती है कि कानून आने से पहले ही थैंक यू देश के अंदर गोदाम बनना शुरू हो गए। थैंक यू ब्रिजेश जी, एक मिनट, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। देश के अंदर कानून बनने से पहले गोदाम बनने लगे। सरकार को चलाने वाले उद्योगपति सरकार को डिक्टेट कर रहे हैं जी। ओके, ऑलराइट। सरकार किसानों से बात नहीं करती, उद्योगपतियों के पारिवारिक उत्सवों में उपलब्ध रहती है पूरी तरह। थैंक यू। न कोई पार्लियामेंट की सरकार गरिमा है, न किसानों की चिंता है। ओके, प्रभाकर पांडे भाई, 11 राउंड की बात के बाद भी हल क्यों नहीं निकल रहा है? अब सरकार कह रही है कि अब हम साहब 1-1.5 साल स्थगित कर सकते। स्थगित तो ऑलरेडी कोर्ट ने कर ही दिया है, इसमें नया क्या पेश किया सरकार ने आज? ऐसा है आदरणीय कि किसान और कांग्रेस एक दूसरे के अनुपूरक हैं। कांग्रेस एक कार्यकर्ता की हैसियत से कांग्रेस समझती है किसान हैं क्या, ये बेचारे कहाँ समझते हैं। इनके पास एक शब्द है वसुधैव कुटुंबकम। अरे मेरे भाजपा के मित्र, भारतीय कुटुंबकम समझ लो तो वो भारतवर्ष कृतकृत हो जाए, धन्य हो जाए। वसुधैव कुटुंबकम के पहले की शब्दों को उस लाइन को नहीं समझ पाते हैं। आदरणीय अयम निजः परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इनके पास अपना और पर का कोई बोध नहीं है, इनकी चेतना लघु है, छोटी है। अभी आदरणीय आपने कोट किया उदारता, आपका मैं शब्द ले रहा हूं, उदार। अभी आपने कोट किया उदारता दिखाती भाजपा। अयम निजः परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये उदार चरित्र वाले लोग नहीं है, ये फर्जी बताते हैं कि पूरा पृथ्वी परिवार है जी। जब भारतवर्ष के किसानों का अपना परिवार नहीं समझते हैं, कुटुंब नहीं समझते हैं, इससे बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ हो नहीं सकती। आपको उम्मीद है कि हल निकलेगा इसका? आदरणीय, इसका हल पहले ही निकल गया होता। ये इनकी जिद है, हठधर्मिता है, और ये पूर्व की घटना का उस पथ का पथिक बन के अपना जिद बनाए हुए हैं। और अब देख रहे हैं कि मामला भारी पड़ रहा है, तो आज जो है कुछ बदले नजर आ रहे हैं, कुछ बदले। रोहित अग्रवाल, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। रोहित, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर होता क्या इस तरह की लंबी वार्ताओं में? नतीजा तो नहीं निकल रहा है, किसान आज भी आंदोलनरत हैं, और जिस प्रकार से सरकार का प्रस्ताव आया कि हम 1-1.5 साल के लिए तैयार हैं स्थगित करने को, स्थगित तो ऑलरेडी है ही। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट ये स्टे हटाएगा नहीं, तब तक तो ये स्टे ही है। ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करना चाहती है और हेडलाइन मैनेजमेंट करना जानती है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता है। मैं आपको 2-3 घटनाएं बताता हूं। आपने भी बड़ा जोर शोर से डंका पीटा था कि माया नगरी उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही है और नोएडा में कहीं कुछ बन रहा था इनका। अब स्थिति क्या हुई? उत्तर प्रदेश की पुलिस गई है एक डायलॉग के ऊपर गिरफ्तार करने। अब आप सोचिए, माया नगरी अगर कहीं आ गई होती यहां पे तो क्या होता? अब 3 दिन के बाद तो माया नगरी की बात ही नहीं हुई। खैर, 3 दिन तक खूब डंका वंका पिटा गया। उसके बाद अगर वहां वो यहां गए होते तो शूटिंग के दौरान ही गिरफ्तार कर लिए गए होते, मुझे लगता है एक्टर। अब उसके बाद ये बात करते हैं साहब हिंदू धर्म की, बात करते हैं साहब हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। राजधानी में एक साधु काट दिया जाता है। पुलिस कहां है? मुंबई। 2-2 जीपें भर के गई हैं मुंबई वो एक्टरों को पकड़ के लाने के लिए। अब ये बात करते हैं 60 किसान मर जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई ट्वीट नहीं आया प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री जी का कोई ट्वीट नहीं आया। कोई संवेदनहीन सरकार है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच जीत जाते हैं तो तुरंत प्रधानमंत्री जी का भी ट्वीट आता है, मुख्यमंत्री जी का भी ट्वीट आता है और पूरी भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। 60, 70 किसान मर गए, उनके लिए गम मनाने का इनके पास समय नहीं है, इनके पास टाइम नहीं है। अब ये क्या चाहते हैं? किसी भी तरीके से इस आंदोलन को खत्म किया जाए। भैया, स्थगित करने की मांग नहीं की है किसानों ने। किसानों ने मांग की है ये कानून आपको निरस्त करने पड़ेंगे। आप खाली आंदोलन खत्म करने के लिए आप खाली बेवकूफ बनाना चाहते हैं किसानों को। किसान बेवकूफ नहीं है, बहुत धोखा खा चुका किसान आपसे। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, किसानों को डराने के लिए पुलिस जाती है घर में किसानों के। थैंक यू। आप बताइए, ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की।
कौन जा रहा है, किसको डरा रहा है? पुलिस किसानों के घर जा रही है, वो बता रही है कि अगर कहाँ? तुम ट्रैक्टर लेके गए यूपी में, आप किसी से पूछ लीजिए, किसान नेता बैठे हुए हैं, हरपाल जी बैठे हुए हैं, पुष्पेन जी बैठे हुए हैं, आप दोनों से पूछ लीजिए, किसानों के घर पुलिस जा रही है। उसका काम यह है कि किसानों को गांव में रोका जाए। प्रधानों को कहा जा रहा है कि तुमको अरेस्ट कर लेंगे अगर तुम्हारे गांव से एक भी ट्रैक्टर निकल गया तो। ओहो, अच्छा। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी भी मेरे साथ सम्मिलित हैं इस कार्यक्रम में। पुष्पेंद्र जी, आज की बैठक के पश्चात आपको कोई ऐसा रोशनी दिख रही है कि इस मसले का समाधान निकलेगा क्या? देखिए ब्रजेश जी, जिस प्रकार सरकार ने ये कहा है कि भाई हम कानूनों को सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं 1.5-2 साल के लिए, जबकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये काम पहले ही आपके बिहाफ पे कर दिया है, तो आप इसको जो है सस्पेंड करने की बात ना करके जो दूसरी मांग थी हमारी एमएसपी को प्राइवेट सेक्टर पे बाध्यकारी बनाने की, लीगल गारंटी देने की, उसके विषय में कोई चर्चा नहीं कर रहे। अगर वो उसको कर देते और जो है इनको सस्पेंड करने की बात है या इन पे अमेंडमेंट करने की बात है या इसके ऊपर कमेटी बनाने की बात है, तो कहीं ना कहीं किसानों को एक भरोसा होता कि चलो ठीक है भाई, अब ज्यादा जिद ना करो, आपको एमएसपी की जो मेन बात थी, लीगल गारंटी थी, वो मिल गई है, तो अब आप जो है कम से कम इसके क्लॉज वाइज डिस्कशन के लिए कमेटी जो निष्पक्ष हो, जिसमें दोनों पक्षों के लोग हो शामिल और रिप्रेजेंटेटिव हो, तो उस तरीके से यदि हो जाता तो शायद इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। अब इन्होंने 22 तारीख की डेट लगा दी है। अच्छा, इनके पास आईबी की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वेस्टर्न यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से इतने ट्रैक्टर वहां से चल पड़े हैं, तो अब इनके हाथ पैर फूलते जा रहे हैं। अब होगा क्या कि दिल्ली में घुसने के जो रास्ते हैं ये स्वयं ही बंद कर देंगे उनको, और जब वो बंद कर देंगे तो उसके बाहर कैंप लगा देगा किसान, तो अपने आप दिल्ली जो है चारों तरफ से जाम हो जाएगी, जो बची कुची रास्ते बचे हुए हैं, तो उसके बाद ये करेंगे। और जहां तक ट्रैक्टर रैली का उसमें परेड में शामिल होने का सवाल है, तो आज तमाम सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा 1952 के ट्रैक्टर परेड में शामिल होते हुए फोटो आए हैं। जी जी। तो ये तो हमारा इतिहास रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हम इसको कर रहे हैं। में यह अश्योर किया है कि वो गणतंत्र दिवस की परेड पर कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और वो दिल्ली की सीमा में नहीं बल्कि आउटर रिंग रोड यानी ORR पर अपना मार्च निकालेंगे। जी, मैं इससे आगे बढ़ के ये कह रहा हूं कि यदि वहां पर भी पुलिस कहीं रुकावट डालती है तो उसमें कोई तोड़फोड़ करने की मंशा नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से हम इसको कर रहे हैं। हालांकि सरकार बार बार कह रही है भैया कोई गड़बड़ एलिमेंट आ जाएगा, एंटी सोशल एलिमेंट आ जाएगा। अरे भैया, फिर तो सारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऐसे अलर्ट जारी होते हैं, उसके विषय में आपको जो भी गड़बड़ एलिमेंट है उसको पकड़िए। कल राकेश टिकैत बता रहे थे कि 2 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर सम्मिलित होंगे इस मार्च में, क्या इस बात में दम है? देखिए, ये तो मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता कि 2 हो जाएंगे या 5 हो जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो अकल्पनीय है, जो आज तक नहीं दिखाई दिया, और जैसा आपने अपनी इंट्रोडक्शन में भी कहा, इतना व्यवस्थित आंदोलन नहीं हुआ, इतनी बड़ी संख्या में नहीं हुआ, बहुत भारी संख्या में आएंगे और वो वापस नहीं जाएंगे। आप लोगों ने अपने जीवन काल में ऐसा व्यवस्थित आंदोलन देखा हो तो देखा होगा, मैंने अपने जीवन काल में तो नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोई जो है कोई गड़बड़ी किसानों की तरफ से नहीं हुई, डिसिप्लिन मेंटेन है, जबकि लगभग 70-80 किसान इसमें शहीद हो चुके हैं, उसके बावजूद भी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। इनको प्रोवोक करने की तमाम कोशिशें हुई हैं, उसके बावजूद भी हमने शांति बनाए रखी है और हम शांति ही बनाए रखेंगे। ओके जी। सर्वेश द्विवेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और राष्ट्र धर्म पत्रिका के डायरेक्टर भी हैं और जाने माने समाजशास्त्री हैं। सर्वेश जी, बहुत स्वागत आपका। आपने देखा होगा कि 55-56 दिन से दिल्ली सीज है, बॉर्डर पे हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं और मैं ये मानता हूँ कि हमारे अन्नदाता अगर सड़कों पर बैठकर इस प्रकार से आंदोलन करें, धरना करें, तो किसी भी सरकार और समाज के लिए वो एक स्वस्थ बात नहीं है, यह चिंता का विषय होना चाहिए और मैं एक कदम आगे बढ़कर इसे राष्ट्रीय चिंता का विषय मानता हूँ। आपको क्या लगता है कि ये समाधान न निकलने के पीछे की वजह क्या है और क्या वाकई में किसानों के साथ ज्यादती हो रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि यह वास्तव में राष्ट्रीय मुद्दा ही है और केवल यह किसान और सरकार के बीच नहीं है या राजनीतिक पार्टियों और सरकार के बीच नहीं है, यह राष्ट्र के विषय का बिंदु है कि इसमें तीसरा पक्ष जो है वो कंज्यूमर है, जिसके लिए जब दोनों पक्ष इस बारे में सोचेंगे कि हम उत्पादन किसके लिए कर रहे हैं
और सरकार व्यवस्था किसके लिए कर रही है? तो वो इस देश की जनता और इस देश के उपभोक्ता है। और इसके सबसे बड़ी बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए आंदोलन करने का कहा है कि कर सकते हैं, लेकिन मैंने 55 वर्ष ट्रेड यूनियन से लेकर के विद्यार्थी यूनियन तक कार्य किया। इतनी धैर्यता और इतनी सरकार की सहृदयता मैंने नहीं देखी। मजदूरों को उठा के बंद कर दिया, मुझे तो कई बार बंद किया और रासुका में भी बंद किया, जबकि कोई तोड़फोड़ नहीं, कुछ नहीं, केवल अपनी मांग को लेकर के किए और कोई असंवैधानिक मांग नहीं थी। तो इसलिए मुझे तो यह लगता है कि दोनों पक्ष इसको प्रतिष्ठा न बनाएं। जनता प्रधान है, न किसान प्रधान है, न सरकार प्रधान है, न राजनीतिक पार्टी प्रधान है। और जनता प्रधान माने जिसके लिए सेवा करते हैं, उत्पादन करते हैं, व्यवस्था देते हैं, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। मैं एक बहुत गंभीर बात बता रहा हूं इस आपके चैनल के माध्यम से। ये एमएसटी है क्या? इससे सबसे ज्यादा लाभ होता है सरकार को। जो सब्सिडी देते हैं उसमें सब्सिडी कम देनी पड़ती है। और अगर सही मार्केट रेगुलेट हो, जो सरकार को रेगुलेट कराना चाहिए, तो किसान को भी लाभ होगा और उपभोक्ता को भी लाभ होगा, जिसको 16 रुपए 17 रुपए का गेहूं और आटा 32 रुपए खरीदना पड़ता जी। तो इसलिए जो है, इसके लिए उपभोक्ताओं के हित की बात तो क्या आप ये चाहते हैं सर्वेश जी, और जब दोनों सोचेंगे एमएसपी जैसी तो कोई चीज नहीं होनी चाहिए और समाधान क्या आप निकलेगा। चाहते हैं कि एमएसपी जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए? नहीं, मार्केट रेगुलेशन की बात यह है कि मार्केट को रेगुलेट करें जिसमें कि कंज्यूमर हित और उत्पादक हित दोनों सुनिश्चित हों। तो आपको लगता है कि तीनों कानून जो खेती से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी सभी बातों को एड्रेस किया गया है और तीनों कृषि से जुड़े कानून ठीक हैं? आपको लगता है सर? देखिए ब्रजेश जी, मैंने तो बीएससी एग्रीकल्चर से किया है और इसके बारे में जो सरकार कह रही है, अगर वो वास्तव में ठीक है तो गांव में रोजगार के लिए नई टेक्नोलॉजी को प्रवेश कराते हुए और छोटे छोटे कोऑपरेटिव मूवमेंट तो फेल हुआ, तो ये जो है नए लड़के उसमें उस उद्योग के रूप में उसमें आए और आगे उत्पादन से लेके मार्केटिंग से लेके इसमें काम करें तो रोजगार भी बढ़ेगा और किसानों की स्थिति अच्छी होगी और वहीं गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। उसके लिए सरकार और किसान और उपभोक्ताओं को सबको मिलकर काम करने की जरूरत है और ग्राम पंचायत को इसमें आगे आना चाहिए। थैंक यू। हरनाम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के और इस आंदोलन का हिस्सा भी हैं। हरनाम जी, आज 11वें चक्र की वार्ता हुई, अभी आपने सर्वेश जी की बात सुनी और डॉक्टर मनोज मिश्रा की भी बात सुनी। अभी समाधान या हल निकलता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार ने तो आज एक प्रस्ताव दिया कि 1.5-2 साल के लिए स्थगित करने को तैयार हैं। अब क्या समस्या है आपको? देखिए ब्रजेश जी, शुरुआती अगर इसमें चले जाओ, शुरुआती दौर में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कह रही थी कि ये कानून वापस नहीं होंगे। ये बात तो आज भी ये कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होंगे। ये 1.5 साल पे आए हैं, अभी 1.5 साल पे आए हैं, अभी ये करीब 2 महीने लगेंगे इनको बिल वापस लेने में। मतलब अब थोड़ा से आए हैं, ये आगे आए हैं। हमारी तो मांग अपनी है कि ये कानून वापस हो। अभी तक ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीन के, कनाडा के, कहाँ से किसानों का सामग्री आ रही है, आ रहा वो आ रहा। अभी आज एक बयान दैनिक जागरण में छपा है सीतापुर कप्तान का, उन्होंने वो कह रहे हैं कि सर्वे कराओ, सभी थानों को निर्देश दिया है कि अगर कोई 23 तारीख की जो लखनऊ में पंचायत है उसमें अगर कोई आता है तो उसके ट्रैक्टर जब्त किए जाएंगे। हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात कहते थे, आज अधिकारी इस पे आ गए। हम आपके माध्यम से ये भी कह देना चाहते हैं कि हमारा पूरे हिंदुस्तान में सभी गवर्नर को
ये 3 कानून वापस करने का मांग पत्र देना है। जो हमारा कार्यक्रम दिल्ली में है गणतंत्र दिवस पे, वो कार्यक्रम है 23 तारीख को पूरे देश की जितने भी गवर्नर हैं उनको मांग पत्र दिया जाएगा। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार जो 23 तारीख का कार्यक्रम लखनऊ में है उसको शांतिपूर्वक होने दे। अगर कहीं रोक ठोक हुई, अगर कहीं, ये भारतीय किसान यूनियन जो कहती है वही करती है। हम हिंसावादी नहीं हैं, हमको ज्ञापन देना है। गवर्नर साहब, अरे अनुमति मिलेगी तब तो दोगे कि जबरदस्ती आ जाओगे? भाई एक बात बताओ ब्रजेश जी, का है कि अनुमति? ये तिरंगा निकाले, ये तिरंगा निकाले, तिरंगा यात्रा में किसी की हत्या हो जाए, वो इनको अधिकार है। हम अपना ट्रैक्टर अगर निकाले, हमारे पास कार नहीं, अगर हम ट्रैक्टर से लखनऊ आ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या कोई अपराध कर रहे हैं? व्यवस्था भंग होगी ना? व्यवस्था भंग होगी तो हम शहर के बाहर बैठेंगे, हम शहर को नहीं आएंगे। शहर के बाहर खेत खलिहान में तो बैठ सकते हैं, वहां भी नहीं अपनी बैठ के वो अपने गवर्नर को ज्ञापन दे सकते हैं। अरे तो 5 लोग आओ, ज्ञापन दे दो। तो 5 लोग आएंगे, लेकिन 5 लोग आएंगे, लेकिन 500 लोग आएंगे, उनके बीच में जो चीज तय होगी वही करने जाएंगे। और ये दबाव बनाने की कोशिश सरकार पे कर रहे हो? है? सरकार पे दबाव बना रहे हो? हम किसी पे दबाव नहीं बनाते। हम देखो ऐसा है, ना सरकार पे दबाव बना रहे हैं हम किसी को, ना भारतीय जनता पार्टी पे। हमारा जो अहिंसा पूर्वक आंदोलन है। अरे कितने दिन बैठोगे? जब राशन पानी अनाज खत्म हो जाएगा घर चले जाओगे। ये तो ब्रजेश जी अभी गेहूं बो दिया है, एक एक 2 पानी लग गए हैं, 2 पानी और लगेंगे, फिर कुछ लोग चले जाएंगे, गेहूं काट के नया गेहूं लेके आ जाए। इसकी कोई चिंता ना करे सरकार, कोई भी वर्ग जिसकी चिंता ना करे। और ये छोड़ दे, ये देख ले, अगर 2024 तक अगर इनको सद्बुद्धि आएगी तब तक हम आंदोलन करेंगे, इसमें कोई चिंता ना करे, हमारे खाने पीने की, उठने बैठने की। लेकिन मैं आज का प्रस्ताव मंजूर है सरकार का या नहीं? हम तो कह रहे हैं भाई इस कानून को वापस ले लो, बैठ के एमएसपी को गारंटी कानून बना दो। इसमें कौन सी बात, हम भी आपके हैं, हमारे द्वारा चुने आप हैं, देश के प्रधानमंत्री। संसद से बने कानून पर आप इस तरह सवाल उठा रहे हो? संसद से बने कानून पर सवाल उठा रहे हो? संसद क्या कोई गलत बात कह देगी तो देश का कानून किसान मान जाएगा? काहे मान जाएंगे? तमाम अब तक के कानून बनते रहे। अब तो व्हाट्सएप, प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, हम कहते हैं गन्ना किसान गन्ना दे, हम गन्ना तौले हमारे खाते में पैसे आ जाएं। गन्ना भुगतान नहीं हो रहा, पर्ची पे 0 लिख के आ रहा। 1868 वाला जो धान है 900 में बिक रहा, गन्ना भुगतान नहीं हो रहा। और तमाम चीजें आप देख रहे हो। भाई काहे की हटबाजी में पड़े, हम तो आराम से बैठे हैं और हम कहीं ट्रैक्टर से आ जा रहे हैं। और अगर इनको ट्रैक्टर से आने की दिक्कत है तो भाई ट्रेन चलवा दो 10 दिन के लिए। पूरे देश आ गए डिबेट में। वीरेन जी, 56 दिन हो गए इस धरना प्रदर्शन को, 11 चक्र की वार्ता भी हो गई, लेकिन अभी जिस चौराहे पे चले थे उसी चौराहे पे खड़े हैं। कोई समाधान निकलता हुआ मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, समाधान जब निकलेगा जब सरकार चाहेगी। समाधान की ओर जब पहले कहा गया कानून वापस नहीं होगा तो वार्ता चाहे जितनी चले समाधान मुश्किल दिख रहा है। इस देश में एक और सत्ता का अहंकार है और एक और जनता का संकल्प है, और ये पूरी दुनिया जानती है कि सत्ता की ताकत से जनता की ताकत हमेशा बड़ी होती है। अब चूंकि जो लोग ये खुद कहते थे कि हमारा पेट भरने वाले आज भूखों मर रहे हैं, देखो हमारा देश किस तरह से बदल रहा है, कहते थे बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, वो खुद आज किसानों पर क्यों अत्याचार होने दे रहे कर रहे हैं? बंद कर दें। जिस पंजाब और हरियाणा के लोग आज आंदोलन में बैठे हैं, जिनके लिए तमाम सारे अपशब्द कहे गए, उस पंजाब और हरियाणा के अकेले एक प्रदेश से 6000 से ज्यादा सैनिक ऐसे शहीद हुए हैं जो अपने घर की इकलौती औलाद थे, और वो सब किसानों के बेटे हैं। करीब 6000 ने बलिदान दिया है। तो अगर जो लोग जिनके पूरा परिवार समाप्त हो गया, खानदान वंश चलाने वाला नहीं रहा देश की खातिर, अब वो कैसे
खालिस्तानी हो सकते हैं, कैसे देशद्रोही हो सकते हैं। तमाम सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जी यहां पर तो सर्टिफिकेट बांटने का सिस्टम है कि हमारे पक्ष में बोलो तो तुम बहुत अच्छे हो और हमारे खिलाफ बोलोगे तो विद्रोही और देशद्रोही और फलाना पार्टी का समर्थक। आज जो लोग बैठे हैं इस डिबेट में वो सियासत के रंग में कितना डूबे हैं। आज उनको क्या वीरों की और किसानों की शहादत नजर नहीं आ रही है? जिनको अपनी जबान का कहा याद हो तो वो याद कर लें, और जो भूल गए हैं उनके लिए तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, बैठे हैं मनोज मिश्रा जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये बताएं कि इनकी सरकार ने, योगी की सरकार ने 4 साल में गन्ने का मूल्य कितना बढ़ाया, इनकी सरकार में गन्ने का दाम कितना बढ़ाया गया है। ये दूसरों के लिए बहुत आलोचना करते हैं। ये बताएं कि लखनऊ में 7 रुपया यूनिट तक बिजली क्यों मिलती है? पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली नोएडा में है, क्यों मिल रही है जब रामराज की सरकार है? अगर ये सबका भला करने निकले हैं और इनके पास हर मर्ज की दवा है तो ये काहे आखिर दूसरों को विद्रोही और विरोधी कह के उनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं? रोज सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग आऊंगा डॉक्टर साहब, जब विपक्ष में रहते हैं तो उनको रास्ता नहीं दिखता है। एक दिन आपको भी पॉलिटिकल पार्टी में कहीं भेज रहे थे डॉक्टर साहब। हमको 2 पार्टी ज्वाइन करा चुके हैं, एक बार आम आदमी, एक सपा। लेकिन ये जान लें कि हम ज्वाइन करेंगे भाजपा जब करेंगे, क्योंकि हम रहेंगे हरदम सामने। पत्रकार, हमारे देश में ब्रजेश जी जब देश गुलाम था जी, तब भी जो मुख्य धारा का मीडिया था वो अंग्रेजों के साथ था, वो क्रांतिकारियों के साथ नहीं था, देश की आजादी के लोगों के साथ नहीं था। वो तब भी अंग्रेजों का गुलाम था, उनकी चाटुकारिता करता था। और छोटे छोटे 2-2 पन्ने के अखबार और छोटे छोटे मीडिया के लोगों ने इस देश में क्रांति की मसाल को आगे बढ़ाया। आप बुरा मान गए लग रहा है डॉक्टर साहब की बात का। आगे बढ़ाया जी। तब अंग्रेज उनको भी तमाम तरह की यातनाएं देते थे, उनको भी तमाम तरह के उनके लिए बातें कहते थे। बात बुरा मानने वाली नहीं है, बात सच्चाई चाहे जो वो हमेशा सच रहेगी जी। सरकार कोई भी आवे, परिस्थितियां कोई भी रहे। हमारे जाने के बाद बहुत सारी बातें कही जाएंगी, हमें उसकी परवाह नहीं है जी। लेकिन इस देश में अगर किसान के लिए मीडिया नहीं बोलेगा तो किसके लिए बोलेगा? इस देश में गरीब के लिए, खेत और खलिहान के लिए, अन्नदाता के लिए नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? लेकिन वक्त ऐसा आ गया कि लोगों को अपनी आलोचना पसंद नहीं है। बहरहाल सत्ता को अपना अहंकार छोड़ना चाहिए। जी वीरेंद्र जी। गरीबों पर, किसानों पर ये जो आंदोलन हुआ है, ना कोई रोड जाम की गई है, ना कोई बस फूंकी गई है, ना कोई तोड़फोड़ की गई है, ना किसी की संपत्ति को नुकसान किया किसानों ने। तो ऐसे किसानों का तो सम्मान होना चाहिए जो 50 दिन से 60 दिन से बैठे हैं अपने जान पर खेलकर। चलिए, हम लोग तो सत्ता के सामने तमाम बातें रखते हैं, सरकारों का की इच्छा है उनको माने ना माने, ये उन पर निर्भर करता है। ये आंसू गैस, ये पानी की बौछारें काम नहीं आएंगी, ये गड्ढे, ये बैरिकेड, ये दीवारें काम नहीं आएंगी। और जनता भी जान ले बस इतना, किसान है तो तुम हो, ये अखबार, ये चैनल, ये सरकारें काम नहीं आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर मनोज मिश्रा के पास। वो 3 बार हाथ उठा चुके हैं और कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। पहले वो अपनी बात रख लें, फिर मैं उनसे सवाल करता हूं। डॉक्टर साहब गो अहेड, बोलिए। जी ब्रजेश जी, मैं बीरेन्द्र सिंह जी की बात का बुरा नहीं मानता, वो पत्रकार है, उनको अधिकार है, लेकिन उन्होंने मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्य धारा का मीडिया पहले अंग्रेजों का चाटुकार था, अब सरकार का चाटुकार है।
लेकिन इनको ये नहीं कहना चाहिए, तो कम से कम मीडिया जगत को तो बख्श देते। दूसरी बात, जब से योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार आई, मैं आप क्या कम से कम 10, 12, 15 बार तो आया हूँगा। क्या मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने देश हित में, समाज हित में, किसान हित में कोई काम आज तक नहीं किया जो इनको दिखाई नहीं पड़ता? और इनके आप ही बता दो क्या काम किया भाई। नहीं, एक सुनिए, एक सेकंड, वन बाय वन आपको जवाब दूंगा। तो ये एक भी काम ऐसा नहीं, तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि उनका एक एजेंडा है, उस एजेंडा पर चलते हैं। पर वो तो आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, पर वो आपके साथ आना चाहते हैं, कह रहे थे अभी। नहीं तो आइए, उनका स्वागत है, उनको भारतीय जनता पार्टी में सम्मान के साथ शामिल करेंगे और तब वो समझ। अब आप मुद्दे पे आए, अब आप ये बताएं कि इसका समाधान कैसे निकले। देखिए, एक बात आप ये मानिए कि ऐसा कोई भी लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार किसान विरोधी नहीं हो सकती, क्योंकि वे उसके वोट से चुन के आती है और वहां पर सांसद और विधायक प्रतिनिधि भी किसान होते हैं, जो किसानों के हितों की बात समय समय पर संसद में और विधानसभाओं में रखते हैं। तो पहली बात तो ये आरोप लोकतंत्र में बेबुनियाद है। इंदिरा जी को छोड़कर लोकतंत्र में ज्यादातर सरकारें किसानों के हितों में काम करती रही, लेकिन कांग्रेस के मित्र ये बताएं, आज दैनिक जागरण में सुरेंद्र प्रसाद सिंह का लेख निकला है, उसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस के शासनकाल में 4.5 लाख किसानों ने इस देश में आत्महत्या करी है। और समाजवादी पार्टी के मित्र से केवल एक पढ़ेंगे आप कि अगर वो किसान हित है तो वो सफाई में जो नंगे नाच करवाते थे अभिनेताओं अभिनेत्रियों के लिए, जहाज मुंबई उन्हें लेने जाते थे, उन्हें छोड़ने जाते थे। एक सेकंड, नो कंप्लीट कर लेने दो, वन बाय वन, रोहित प्लीज उनको कंप्लीट कर लेने। अच्छा, अब एक एक दल को एक एक सवाल दे रहा हूं, ज्यादा नहीं। मैं रोहित अग्रवाल से पूछता हूं कि किसानों के वोट से आपने सांसद बने, आपके नेता मंत्री बने केंद्र में, कभी इस दल में कभी उस दल में, तो उन्होंने किसानों को के वोट को। थैंक यू डॉक्टर मनोज मिश्रा जी। अब मैं उदयवीर सिंह के पास चलता हूं, सब लोग शांत हो जाइए। उदयवीर सिंह जी, एक सेकंड शांत, रोहित प्लीज अपने टर्म में बोल लीजिएगा आपको। यस उदयवीर सिंह जी, गो अहेड। आप पर कुछ इन्होंने आरोप लगाए हैं जी, बोलें। सफाई में नंगा नाच की बात इन्होंने की। मीडिया देश के प्रमुख कलाकारों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत करना को नंगा नाच जो कहते हैं, क्या ये फिल्म सिटी के बारे में सोच सकते हैं? इतनी दूषित मानसिकता के लोग। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी प्लीज, डॉक्टर साहब प्लीज, नो। और वही फिल्मी कलाकार गोरखपुर में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो यह योगी आदित्यनाथ साधु होके क्या नंगा नाच देखते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ साधु होके नंगा नाच देखता है? यह पूछिए मनोज मिश्रा से। किसानों पे बात हो रही है, सफाई महोत्सव तो गोरखपुर महोत्सव में क्यों सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए? बताइए, दूषित मानसिकता का व्यक्ति। रामपुर में जो मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि यह व्यक्ति दारू के नशे में आके बैठता है। किसानों की बात करते हैं, किसानों की बात हो रही है, परिवार की, वो नंगा नाच में दिखता है। नो प्लीज, नंगा नाच होता है, इस तरह की फाइट का कोई मतलब नहीं है। एक सेकंड उदयवीर जी, नंगा नाच होता है तो गोरखपुर में क्या होता है? ओके उदयवीर जी, अब आप बताइए कि किसानों के इस मसले का समाधान का आपके पास विकल्प क्या है, आपके सुझाव क्या हैं? आर्गुमेंट किसानों की तरफ। मैं आपसे कह रहा हूं कि किसानों के आंदोलन को दो फाड़ करने की कोशिश की गई। कहा कि पक्ष में किसान आ रहे हैं, आंदोलनकारी किसानों के सामने कोई पक्ष में बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। पहली कोशिश। संसद के बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी को लेके आए और पूरी भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि उसके पैरों में पड़े हैं। आप पूरे लखनऊ में देख रहे हैं। ये संसद की गरिमा की बात करेंगे, ये विधानसभा की गरिमा की बात करेंगे। इनका मन साफ होना चाहिए। अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों की गुलामी करना बंद कर दे, किसानों की समस्या का हल हो जाएगा। प्रभाकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता है। भाई प्रभाकर जी, ये तो बता रहे हैं कि आपके ही दौर में गोरखपुर में क्यों करता है? बड़ी तादाद में आत्महत्याएं की। अपने को योगी कहते हैं, ओके क्यों करते हैं गोरखपुर में? थैंक यू उदयवीर जी, थैंक यू। यस ओके, प्रभाकर पांडे गो अहेड। आप पर कुछ इल्जाम ठोके हैं मनोज मिश्रा ने। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी का जब यहाँ प्रादुर्भाव हुआ भारत में, भारत की जनता कही कि कौन से नसुड़िया काल में इन सब की उत्पत्ति हुई, सारी ज्योतिष विद्या मर्मज्ञ सब फेल हो गए। एक ऐसा काल निकला इन लोगों की नसुड़िया काल। और एक गांगो रानी है आदरणीय, ये जहाँ जाए गांगो रानी वहाँ पड़े छप्पर पानी। ये भारतवर्ष के नसुड़िया काल की उत्पत्ति वाले व्यक्ति हैं। मनोज मिश्रा चल रहे हैं कांग्रेस की बात करने कि किसानों के साथ कांग्रेस ने यह किया। अरे अभी आप क्या कर रहे हैं, आप ये बताइए। इनके पास कुछ है तो नहीं,
कुछ बचा थोड़ी है। अरे गांगो रानी, गांगो रानी है मिश्रा जी, जहां जाएंगे छपरे पानी पड़ेगा। आ गया समझ में? ऐसे नहीं समझ। और आपके पास कुछ बचा नहीं, और क्या बताएंगे आप? और दूसरी पार्टियों का अपने भ्रमित करने वाले भाजपा के प्लीज, जो किसानों के साथ पार्टियां खड़ी है, किसी को नहीं बोलने दिया। आप सुने दूसरों की बात जी। आप बोल रहे हैं, प्रभाकर जी कंप्लीट करें। आदरणीय, और जो पार्टियां किसानों के साथ खड़ी हैं कंधे से कंधा मिला के, उन पार्टियों को ये कहते हैं कि भ्रम फैला रही हैं। और बहुत बड़ी बात सभा प्रवक्ता ने कोट किया कि ये 2 धड़ का है। मैं कहा कि 10 धड़ में बांटने का कार्यक्रम था इनका, अब वह कार्यक्रम फेल हो गया किसानों के। ओके, रोहित अग्रवाल, क्या सरकार दबाव में आ गई है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, जब आप अंबानी अदानी की गुलामी करेंगे, जब आप उनके इन्वेस्टमेंट के लिए आप पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाएंगे, तो आपको दबाव में तो आना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप जनता के विरोध में काम करना शुरू कर देंगे, तो जो सत्य तो कभी हारेगा नहीं। पर उद्योग धंधा व्यापारी भी तो इसी देश के हैं ना। नहीं, बिल्कुल व्यापारी इसी देश के, लेकिन चंद व्यापारियों के कदमों की वंदना का अगर आप करना शुरू कर देंगे, ये पूर्ण व्यापारियों की वंदना नहीं करते हैं। ये चंद उद्योगपति, 9-10 उद्योगपति जो देश के अंदर हैं, सिर्फ उनके चरणों की वंदना करते हैं, क्योंकि उनका भारी इन्वेस्टमेंट करा चुके हैं। तो कह रहे हैं कि आपके पास जब भी सत्ता थी, विधायक थे, सांसद थे, आपने कुछ नहीं किया। मैं बता रहा हूं, मनोज मिश्रा जी पिछले डिबेट में एक बार आप बता रहे थे। अरे सुन लो मनोज मिश्रा, सुन लो, बहुत सुन लिया आपको। आपकी मन की बात दिन भर सुनते हैं, हमको सुन लो। मनोज मिश्रा, पिछले डिबेट में आप बता रहे थे कि आपके पिताजी किसान थे। अगर चौधरी चरण सिंह ने कुछ ना किया होता ना, तो आप प्रोफेसर बन के ना बैठे होते। ये जो प्रोफेसर बन के बैठे हो ना, ये चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा की बदौलत बन के बैठे हो। चौधरी अजीत सिंह जी ने अगर चीनी बिल ना लगाई होती ना, मनोज मिश्रा, तो प्रोफेसर बन के चैन से ना बैठे होते कानपुर में, जो कानपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बने हो। एक बात समझ लो मनोज मिश्रा, हमारे दल पे आवाज उठाने से पहले ये समझ लिया करो अपने गिरेबान पे कि जब तुम्हारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी इनकम टैक्स लगाना चाहते थे किसानों पे, तो हमारे चौधरी अजीत सिंह जी ने इस्तीफा दिया था मंत्री पद से, और किसानों को बिकने नहीं दिया था। ये समझ लो मनोज मिश्रा। तो इसलिए हमारे दल के ऊपर आरोप मत लगाया करो। ये एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लो। दूसरी चीज, अंबानी अदानी की गुलामी छोड़ दो। देश का किसान अन्नदाता है, और 60% कंज्यूमर भी देश का किसान है, और जो 60% वोटर है वो भी देश का किसान है। तो इस बात को आप समझ लो मनोज मिश्रा, यहाँ पे आके अंडरस्टैंड बातें मत किया करो। ओके, ऑल राइट, थैंक यू, ऑल राइट। भारतीय किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र जी भी मेरे साथ हैं। पुष्पेंद्र जी, किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, तमाम तरह के स्टेटमेंट आए कि साहब इसमें खालिस्तानी एलिमेंट हैं, इसमें एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, इनको कनाडा से फंडिंग हुई है। तो क्या ये बदनाम करने के लिए था, या वाकई में कुछ इस तरह के एंटी सोशल या एंटी नेशनल एलिमेंट्स इस आंदोलन का पार्ट हैं? नहीं ब्रजेश जी, निश्चित रूप से सरकार की तरफ से आंदोलन को कमजोर करने के लिए, आंदोलनकारियों की पब्लिक में छवि खराब करने के लिए इस तरह की बातें कही गई थी, जो कहीं चल नहीं पाई। और बार बार कुछ मीडिया के जो चैनल हैं उनका दुरुपयोग करते हुए सरकार ने दबाव बनाते हुए इस तरह की कार्यक्रम करवाए, लेकिन वो चीज पब्लिक में नहीं गई, कहीं ना कहीं उसको जड़ नहीं पकड़ी। लेकिन समस्या जो इस देश में हो गई है, जो ये प्रकटीकरण हो रहा है, वो ये है कि एक आर्थिक और जब एक पावर का कंसंट्रेशन होने लगता है, या एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, बड़ी भारी मेजोरिटी में कोई सरकार बन जाती है और विपक्ष कमजोर होता है, तो कहीं ना कहीं आंदोलनों के माध्यम से इस तरह के प्रकटीकरण होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जब 1990 में टॉप के जो 20 घराने थे यहाँ पे इंडस्ट्रियल, उनके पास 14% की जो है दौलत होती थी या प्रॉफिट होता था। आज वो जो है टॉप के 20 के पास 70% है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक कंसंट्रेशन हुआ है पावर का, और राजनीतिक ताकत का कंसंट्रेशन हुआ है। उसके अगेंस्ट कंट्रोल, ऐसी आशंका है आपको? इसकी जो है प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, कहीं ना कहीं प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि ताकत का जब एक जगह प्रकटीकरण और एक जगह जो है इकट्ठा होता है, तो कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग हो सकता है, और महंगे खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम ये कर सकते हैं। तो ये किसान के हित में या उपभोक्ता के हित में नहीं है। थैंक यू। सर्वेश द्विवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर भारत के खाद्यान्न का स्टोरेज नियंत्रण निजी क्षेत्र में, कारपोरेट सेक्टर्स के हाथ में गया, तो रेट निर्धारण का अधिकार भी उनका होगा। ऐसे में कंज्यूमर तक, जिसकी आप अभी चर्चा कर रहे थे, उसकी थाली तो महंगी हो जाएगी,
वो तो नियंत्रित प्राइवेट सेक्टर करेगा ना। अब तक तो सरकारें कर रही थी, तो इसका अंत में बोझ मध्यम वर्ग या गरीबों पर ही पड़ेगा। देखिए ब्रिजेश जी, सभी राजनेता यहाँ हैं और किसान भी राजनेता ही है, सरकार चुनते हैं। आर्टिकल 38 कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का 38वां अनुच्छेद, जिसमें ये व्यवस्था है 38 और 39 में कि कोई भी संकेंद्रण ना हो प्राकृतिक संसाधनों का, तो कारपोरेट कैसे संकेंद्रण कर लेगा? उसके लिए इनको रेगुलेटरी फंक्शन बनाना पड़ेगा, तेज करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, इन राजनेताओं को कि किसी को अधिकार है कि किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी को व्यापार करने का, काम करने का प्रतिबंध लगा सके? यह सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। तो इसलिए विवेकपूर्ण यह है कि सरकार ने यह मान लिया कि हम 2 साल के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, तो 2 साल में रिपोर्ट बना करके इसमें जो भी कमियां हैं उनको समाप्त करके नई व्यवस्था देने का काम करें। और उसके लिए जो ये एक अपना अहम बनाए हुए कि कानून वापस हो, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, आप अपना पक्ष रखिए और राजनीतिक पार्टी भी उसमें पक्ष रखे, वह सुप्रीम कोर्ट को सूचित करेगा। अगर उचित होगा तो कानून रहेगा, अनुचित होगा तो कानून समाप्त होगा। तो ये लोकहित में है या अपनी जिद में है, यह सोचना पड़ेगा किसानों को, हरनाम सिंह जवाब दीजिए, सरकार को भी और राजनीति करने वालों को भी। हरनाम सिंह जवाब दीजिए आप। ऐसा है, उदयवीर जी आऊंगा, प्लीज वेट। हम देखो, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग, हम तो किसान आदमी हैं। एक बात हम जानते हैं, उदयवीर जी प्लीज वेट, मैं आऊंगा जी। जिस दवा को खाने से हमको पता है ये बीमारी हमको हो जाएगी, हमारा पेट खराब हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट, सरकार, बुद्धिजीवी, मीडिया क्यों खिलाने में लगे हो? 1967 को आधार साल मान के फसलों के दाम देने की क्यों नहीं कमेटी बैठी है? बता लो भाई, द्विवेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, आप बोलो, आप बोलो। नहीं, यही को हम सुन ले। नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलो ना अपनी बात। ये कहते हैं डेमोक्रेसी है। उदयवीर जी प्लीज वेट, उदयवीर जी मैं आऊंगा, मैंने आपकी उंगली देख ली है। 1967 को आधार साल मान के फसलों के दाम दो, सुप्रीम कोर्ट इस पे क्यों नहीं बात करता है? चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की हमेशा यही मांग रही। 1967 में 1 क्विंटल गेहूं 76 रुपए का था, 1000 ईंटा जो है 30 रुपए की मिल जाती थी, मास्टर की तनख्वाह 40 रुपए थी, आज की 220 रुपए तोला सोना था। 3 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई देता है। इतनी आत्महत्याएं हुई, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई देता है। जो जिसका मन आए कर ले, सारी परेशानी, सारी बीमारी जो है इस देश का किसान झेलेगा। बहुत बुद्धिजीवी सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो हम मान लेंगे। क्यों भाई मान लेंगे? 1900 हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, इतने बुद्धिजीवी राजनीतिक लोग बैठे। 1967 को आधार साल मानो और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाए और बैठे, तब फैसला होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। ये कान खोल के सुन ले, चाहे मीडिया हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उंगली मत उठाइए। सब पता है हमको, जिसके पार न फटी बेवाई वो कहा जाने पीर पर आई। गन्ने की पर्ची पर 0-0 लिख के देते हो, चुनाव में कहते हो कि 14 दिन में भुगतान होगा। दिखाओ मिर्जा जी वो वीडियो, इनको क्या बात करते हो? कानून लाए हो, 1868 वाला धान 900 रुपए में बिक रहा है, क्या मजाक बनाए हो? किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। कानून वापस हो गए, चाहे 2024 में वापस हो, काम बहम निकाल दे सरकार, बुद्धिजीवी, मीडिया के लोग जो, आप गुस्सा ना करें। नहीं, गुस्सा इसलिए कर रहा, मीडिया के लोग जो हमें बदनाम करने का काम किया, उनका भी इलाज होगा। कान खोल के सुन ले मीडिया भी। आप गुस्सा मत करें। हाँ सर्वेश जी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज गुस्सा ना करें, गुस्सा ना। मैं ये कह रहा हूं कि जो सिंचाई नहर से होती है, जो सिंचाई डीजल से होती है, उनमें खर्चा बहुत ज्यादा है डीजल का। पता है सरकार जी डीजल कितना है? किसान की यही भारतीय जनता पार्टी की चिल्लाती थी सरकार, जब 42 रुपए में डीजल कीजिए, बिजली की दर कितनी है? अब प्रभाकर जी रुक जाओ, सरकार जी आप बहुत बुद्धिजीवी है। सुनो भाई,
पता नहीं है, मूली गांव से सुनिए। मत करो, गुस्सा मत करो। अरे पढ़े लिखे होंगे, आराम से। आपके हित में ही है। अरे हमारे हित की आप कोई हित नहीं है। हमारे हित की बात सुनो, हमारे हित की बात आप कौन होते हैं? रुक जाओ। अरे तो बकवास से हमारी काम चलेगा। हमारे हित का फैसला आप कौन करने वाले बकवास हो? करने से नहीं काम आप चलेगा। पीएचडी करे होंगे, आप पढ़े लिखे होंगे, आप कौन? हमारे हित का फैसला आप नहीं ले सकते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है। आप होते कौन है? कंज्यूमर के हित का फैसला आप करोगे। अरे हमारे भविष्य का फैसला आप नहीं ले कंज्यूमर के सकते। हित का फैसला आप करोगे। आप सुन लीजिए कान खोल के, हमारे हित का फैसला, कंज्यूमर भी तो है। हमारे भाग्य का अरे भाई, फैसला, मैं एक कंज्यूमर आप अपने हूं। बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का फैसला करो, आप अपनी पीएचडी का फैसला करो। हमारे हित का फैसला आप कौन होते अरे तो हैं? डेमोक्रेसी में हमें भी अरे छोड़ दे डेमोक्रेसी, ऐसी हमको सरकार ऐसा कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है। अरे कुछ नहीं, परसेंट किसान ये खेती तुम्हारे कर रहे हो। लोग को छोड़िए। हाँ। और चांद कानून मारो, सुन लो, सरकार सुन लो, चांद करो। ये कानून वापस होंगे। दोनों में कोई नहीं है भाई। वो हिंसात्मक तरीके से अब हंसी आने लगी दीदी जी आपको। हंस रहे हो, अरे हमारी क्या बात बेबसी है? पे। एक किसान के पिता पर हंसी आ रही है आपको। बेबसी पे हंस रहे हो सरबेज जी, हमारी बेबसी पे हंस रहे हो। एक दिन किसान की पिता पर हंसी उनको आ रही है। आपकी पीएचडी प्रवक्ता है भाजपा के दूसरे वाले। उदयवीर जी, आक्रोश नहीं करते हैं। उदयवीर जी बोलिए। हमें डर आता है उदयवीर जी, कि उदयवीर जी। आप अपनी बात करने में भी अधिक हैं। एक मिनट रोकिए तो सही। ऑलराइट, उदयवीर जी बोलिए। बड़े हैं। सरदेश जी को तो समझा दीजिए, देश में 60% कंज्यूमर किसान है। देश में 60% कंज्यूमर किसान ही है। किसान है 60% कंज्यूमर है। केवल हमारे वाली बात है। आप कह रहे हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए और आप कह रहे हैं सरकार रोक नहीं लगा सकती। भी कंज्यूमर है। अगर रोक लगाए कोई नहीं हो सकती। आर्टिकल परिभाषित कर रहे हैं दीदी। रेगुलेशन की एक ही पढ़े लिखे हैं बस, एक आप ही पढ़े लिखे हैं। मत गुस्सा करिए, निकाल रहे हैं पंद्रह के तरीके से। मत गुस्सा करो। कितनी बढ़िया से हंस रहे हो, शर्म नहीं आती है? बहुत बड़े पीएचडी होल्डर हो, तुम्हारे जैसे पीएचडी होल्डर किसान के घर में हुक्का भरते हैं। क्या व्यापारी से चरस और गांजे की खेती कराओगे? क्या बोल रहे हो? तुम्हारे जैसे पीएचडी होल्डर हमारे यहाँ हुक्का आप भरते कह हैं। रहे हो कि व्यापारी को धन्यवाद। रोक नहीं डिबेट ओवर, सकते। डिबेट ओवर, डिबेट ओवर। एक दूसरे की मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।